हेलो दोस्तों। मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का डे 22 और पेज नंबर 51 ऑफ एसपीडी। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है पौधा? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और साथ में H2O, और वहाँ से क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जिसमें ग्लूकोज तो वो ऊर्जा के रूप में ले लेते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। किस दिशा में टिक रही है? उत्तर दक्षिण दिशा में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय ध्रुवों के कारण, जो कि पृथ्वी के अंदर में जो उसका कोर है वो मैग्मा है, मतलब पिघला हुआ लोहा है, जिसके कारण क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और वो जो चुंबकीय ध्रुव है वो पृथ्वी के रियल ध्रुव से अलग होता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या है, चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में टिक जाती है। पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से 23.5 डिग्री झुका होता है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री झुका होता है। पृथ्वी कैसे है? ऐसे अगर ये पृथ्वी को देखा जाए तो ये ऐसे है, 23.5 डिग्री ऐसे झुका हुआ है इसके अक्ष से, जिसके कारण क्या होता है, इसकी इसी कारण मौसम का परिवर्तन होता है। ये जब ये क्या बोलते हैं, परिक्रमण करता है तब। इसको हटा देते हैं, ज़्यादा हो गया। पृथ्वी पर दो स्थानों का अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तब उनके स्थानीय समय में अंतर कितना होगा? 1 घंटा। अनुदैर्ध्य का अंतर मतलब देशांतर रेखाओं का अंतर। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। अगर 1 डिग्री देशांतर रेखा देखेंगे तो वहाँ पे 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 15 डिग्री। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, जो कि 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। किनमें? सभी दिशाओं में। वायुमंडल, जैसे वायु क्या हो रही है, वायुमंडल जो है हमारे पृथ्वी पर दबाव बना रही है, तो ये चारों तरफ बनाती है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दबाव बोलते हैं, जिसे किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हटा देते हैं पहले। कठोर जल साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला जल है। कैसा जल? कठोर जल, जो कि जिसमें क्या होता है, सोडियम कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ये सब और बहुत सारे खनिज होते हैं, जिसके कारण क्या है कि वो कठोर जल हो जाता है, दूषित जल, जिसके कारण क्या है कि वो झाग जल्दी नहीं बनाता है। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक का। तो सेल्यूलोज क्या होता है? वो पौधों की कोशिका जो होती है, उस कोशिका भित्ति उसका मुख्य घटक होता है। किसका? कोशिका भित्ति। हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं होता, ये सिर्फ किन में होता है? पौधों में होता है। और ये क्या करता है? कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? सेलुलोज का कार्य क्या है? ये पौधों को संरचना देता है, कठोरता देता है। कौन? कोशिका भित्ति जो है वो पौधों को क्या दे रहा है? संरचना और कठोरता दे रहा है, सेल्यूलोज, है ना। और ये जो कपास है, कपास में कितना परसेंट? 90% तक सेल्यूलोज होता है, और ये जो सेल्यूलोज होता है उसे हम लोग नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो हम लोगों को ये चाहिए, एंजाइम चाहिए, वो हम लोगों में नहीं होता है, वो जानवरों में होता है, इसीलिए हम लोग सेलुलोज को पचा नहीं सकते हैं। थीन बांध पंजाब रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध कहाँ है? पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। थोड़ा सा थीन बांध के बारे में देखेंगे, पहले भी एक बार देख चुके हैं। थीन बांध का नाम क्या है? रंजीत सागर बांध भी से इसका नाम है, और ये कहाँ है? पंजाब के पठानकोट जिले में। जो पंजाब है वो पंजाब के पठानकोट जिले में है, और ये 1982 से बनना शुरू हुआ था। कब बन के तैयार हुआ था? 1999 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। यस, हो गया। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है इसरो का पूरा नाम? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। और इसका पूर्ववर्ती संगठन, मतलब इसका इसका पहले स्थापना हो चुका था, लेकिन वो उसका नाम अलग था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनस्कोपर, जो कि 1962 में बना था। बाद में क्या हुआ कि 1969 में इसका नाम चेंज करके इसरो कर दिया गया, जिसका विक्रम साराभाई ने स्थापना किया था, अपडेट किया था। डायबिटीज बीमारी पैंक्रियाज को प्रभावित करती है। किसको? पैंक्रियाज, अग्नाशय, क्योंकि इंसुलिन जो कहाँ से निकलती है? पैंक्रियाज से ही निकलती है। और इंसुलिन क्या करती है? हमारे रक्त में जो शर्करा होता है उससे शर्करा को ये क्या बोलते हैं, ये कोशिका में भेजती है, जिसके कारण
वहाँ पे इसका ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इंसुलिन का कमी होता है तो वो क्या करता है, ये काम नहीं कर पाता, जिसके कारण शर्करा जो है वो हमारे रक्त में ही घुल के रह जाता है और डायबिटीज हम लोगों में बढ़ जाता है। मधुमेह। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये तड़ित चालक होता क्या है? बड़े बड़े बिल्डिंगों में देखिएगा आप कि एक ये धातु का रॉड लगा होता है, ऊपर नुकीला बना हुआ रहता है, और ये जो एक तांबे के तार से ये नीचे जमीन में गया हुआ रहता है, अर्थिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब बिजली गिरती है तो इससे वो अपनी ओर खींच लेता है और इसे सीधा वो पृथ्वी में लेके चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा। अगर इस क्षेत्र में कहीं गिर रहा है तो ये इसे खींच लेगा। तो यही कारण से देखिएगा कि शहरों में बहुत कम बिजली गिरती है, क्योंकि वो गिरते समय यहाँ से खींच ली जाती है। लेकिन गांव में क्या होता है कि ये चीज़ नहीं होता है, तड़ित चालक नहीं होता है, जिसके कारण कि कहीं भी गिरते रहता है। अब थोड़ा सा देखेंगे ये तड़ित चालक के बारे में। इसका, अरे इसे क्या बोलते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर। इसका आविष्कार कब हुआ था? 1749 में। मतलब इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आविष्कार किया था, बताया था कि हाँ ये होता है। लेकिन 1752 में उन्होंने इसका प्रयोग करके दिखाया था, एक पतंग के सहारे। पतंग में एक धातु की रॉड बांध के और उसे उड़ा के, ठीक है, उसके सहारे इन्होंने ये करके दिखाया था। बदायूनी अकबर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में आया था। बदायूनी कौन था? उसके दरबार में था एक प्रसिद्ध, मतलब विद्वान बोल सकते हैं, जो कि जिसने क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। किसका? रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद। जिसका नाम क्या पड़ा था? महाभारत को फारसी में किस नाम से ये अनुवाद किया था? रज्जमनामा। और अगर महाभारत का पुराना नाम देखा जाए तो वो क्या है? जय संहिता है। बदायूनी के साथ फैजी भी था, जिसने इसकी अनुवाद किया था फारसी में, क्योंकि फारसी क्या था? मुगलों का राजभाषा था। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम जादूगोला है। कहाँ सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या बोला जाता है? यूरेनियम, जो कि जादूगोला में जिसका खान है। लेकिन अगर अभी के सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए, ये तो 2002 का सिचुएशन था, तो अभी प्रचुर मात्रा में कौन सा नाभिकीय ईंधन उपलब्ध है? थोरियम, भारत में। और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? केरल में, मोनाजाइट रेत में। इसीलिए हम लोग पढ़े भी थे कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। ये यूरेनियम से कम रिएक्टिव होता है। नदियों में रियो ग्रांडी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी? रियो ग्रांडी। रियो ग्रांडी कहाँ है? ये हो गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गया, ठीक है। और ये किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। किसके बीच? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच। और मैक्सिको में इसे कौन सी नदी के नाम से बुलाया जाता है? रियो ब्रावो। इस नदी का नाम है वहाँ पे, रियो ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया? मैग्सेसेस पुरस्कार। मैग्सेसेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। तो इसके बारे में देखेंगे। रेमन मैग्सेसेस पुरस्कार जो है वो किसके सम्मान में दिया जाता है? फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। और ये कब से शुरू किया गया था? इसके मतलब स्थापना कब की गई थी? 1957 में किया गया था। कहाँ? न्यूयॉर्क शहर में रॉक फेलर ब्रदर्स एंड फंड द्वारा यह स्थापित हुआ था। किसके द्वारा? रॉक फेलर ब्रदर्स एंड फंड द्वारा। इसके बारे में देखेंगे कि और किनको किनको भारतीयों में मिला। तो मदर टेरेसा हो गई, किरण बेदी हो गई, रवीश कुमार, इन लोगों को भी ये मिला था रमन मैग्सेसेस पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। कौन थे? जेवी कृपलानी। इसको याद रखने का एक तरीका ऐसे रख सकते हैं आप लोग कि उनकी कृपा हुई और भारत आज़ाद हो गया। बस याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कृपलानी जी ने कृपा किया और भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध के समय बोलेंगे, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो कौन था? सॉरी, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। और ये क्या बोलते हैं हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक विवाद है। किसके बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कावेरी के बारे में थोड़ा सा देखें। कावेरी कौन से, कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से निकल रही है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु मृत सागर है। कौन सा है? मृत सागर। निचला बिंदु, सबसे गहरी बिंदु नहीं बोल रहा, ये सबसे निचला बिंदु मतलब ये आपका समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है। कितना नीचे है? 400 मीटर।
और ये कहाँ पे है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में। वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था। मतलब ये वहाँ पे एक पत्रकार थे, किसमें? वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जिनका पाकिस्तान में अपहरण कर लिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कहाँ का है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है समाचार पत्र, और ये यूरोप और एशियाई भाषाओं में भी निकलता है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट और कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इसकी शुरुआत की थी, स्थापना की थी। और ये एनी बेसेंट ने कहाँ पे किया था? इन्होंने किया था मद्रास में, और इन्होंने किया था पुणे में। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह, क्या है? जासूसी उपग्रह, जो कि रूस के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब रूस के द्वारा छोड़ा जाता है। ये बहुत सारे उसके मतलब बहुत सारे इसके वर्जन भी हैं जो टाइम टाइम पे छोड़ा गया है। और हमारा जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जो कि 1975 में छोड़ा गया था, वो भी इसी के द्वारा छोड़ा गया था। किसके द्वारा? कॉस्मोस उपग्रह के द्वारा। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? याहा खान थे। कौन थे? याहिया खान। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971। नेक्स्ट चलते हैं। किधर गया किधर गया? गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन तथा मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, उसे क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनकी जन्म कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और वहाँ से मतलब कब तक? 563 ईसा पूर्व तक ये जीवित रहे थे। उल्टा बोल दिए क्या? 563 ईसा पूर्व में इनकी जन्म हुई थी, और ये 483 ईसा पूर्व तक जीवित रहे, मतलब 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। कब किया गया था? 2 जून 1990 को। कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? अभी ऊपर बताया था मैंने, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। उस दिन क्या हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण और विकास पर। इस मुद्दे पे वहाँ पे सम्मेलन हुआ था। उसके नेक्स्ट ईयर से, मतलब 1993 से ये मनाया जाने लगा जल दिवस, विश्व जल दिवस। तुर्की की राजधानी अंकारा है। कहाँ है? अंकारा। फिर देखते हैं, बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ है? बीवी का मकबरा औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में आता है। तो बीवी का मकबरा को क्या बोला जाता है? गरीबों का ताजमहल भी बोला जाता है। और ये दिलरास बानो बेगम के याद में बनाया गया था। किसके याद में? दिलरास बानो बेगम, जो कि औरंगजेब की बीवी थी। और ये तो औरंगाबाद में, अरे ये दोबारा लिखा गया। दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये हांगुल, जो कि कश्मीरी हिरन है, उसके लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान? यहाँ पे हांगुल पाया जाता है, जो कि एक कश्मीरी हिरन है। और इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्या घोषित किया? राष्ट्रीय उद्यान। इसके पहले एक संरक्षित क्षेत्र था, मतलब जहाँ पे जाना मना होता है उसे संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। वियना ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। वियना कहाँ स्थित है? ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तपेदिक रोग टीबी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके। राजस्थान नहर राजस्थान नदी जिसे इंदिरा नहर भी कहा जाता है, वो कहाँ से पानी प्राप्त करता है? सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। थोड़ा सा इंदिरा नहर के बारे में देखेंगे। इसे किसने? इंदिरा गांधी ने, सॉरी यहाँ पे इंदिरा नहर होगा, यहाँ पे मैंने इंदिरा गांधी लिख दिया था। ये भारत की सबसे लंबी नहर है। कौन सी नहर? सबसे लंबी नहर, जिसकी शुरुआत, जिसके बारे में 1952 में मुद्दा उठाया गया था कि इंदिरा नहर बनाया जाए, लेकिन फिर इसकी शुरुआत कब हुई? 1983 में, इंदिरा गांधी के समय में। और ये 2010 में पूरा हुआ। पहले इसका नाम क्या था?
राजस्थान नहर था, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी के पहल के कारण ये शुरुआत हुआ था फिर से, इसीलिए 1984 में इसका नाम बदल के इंदिरा नहर कर दिया गया। और ये जो है सतलज और ब्यास नदियों के संगम पे एक फरक्का बैराज, ये हरिके बैराज बना हुआ है। फरक्का बैराज तो आपका ये में हो गया वेस्ट बंगाल में, तो ये हो गया हरिके बैराज, वहां से ये पानी मिलती है किसको, राजस्थान नहर को। ये बहुत ही लंबी नहर है। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होते हैं। ऐसा नहीं है, ये नदियां वहीं से निकलती है, बट ये इसे विभाजित नहीं करती है। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील कहाँ है, मध्य प्रदेश में नहीं, ये गलत है। ये कहाँ है, त्रिपुरा में है, तो ये गलत था, ये होगा त्रिपुरा। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ये आइसोटोप समस्थानिक कहलाते हैं। ये बता देता हूँ मैं आपको कि आइसोटोप आइसोबाद दो चीज होता है। पहला क्या होता है, जिनकी परमाणु संख्या बराबर होगी, मीन्स आप देख लीजिए कार्बन परमाणु संख्या क्या हो जाता है, जो कि आपका ये उस मतलब क्या बोलते हैं, उस तत्व में कितनी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो वो कितनी हो गई 6 कार्बन में। और इसका द्रव्यमान संख्या बोलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो ये 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, क्योंकि इसका एक अपर रूप में 12 मतलब 6 न्यूट्रॉन होता है, एक में 7 न्यूट्रॉन होता है, एक में 8 न्यूट्रॉन होता है। तो जो समस्थानिक होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका परमाणु संख्या बराबर होगा, इसमें 13 है, तो इसमें 6 परमाणु, इसमें भी 6 परमाणु, इसमें भी 6 परमाणु, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जा रही है, अलग हो जा रही है, इसीलिए इसका परमाणु भार क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और एक होता है समभारिक, जिसमें परमाणु संख्या जो है वो अलग रहेगा, जैसे कि आपका आर्गन हो गया, जिसका परमाणु ये सॉरी जिसका एक आर्गन हो गया जिसका परमाणु संख्या कितना है 18, फिर पोटेशियम हो गया 19 और कैल्शियम 20, लेकिन इनका परमाणु भार कितना होता है, इसका भी 40, इसका भी 40 और इसका भी 40, तो इसका परमाणु भार जिसका बराबर होगा मतलब परमाणु द्रव्यमान, वो समभारिक कहलाते हैं, जिसे आइसोबार भी कहा जाता है। अभी शायद अगर नहीं समझ में आएगा फिर मैं दोबारा जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम सन 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। कब, सन 1953 में, किसके द्वारा, तेंजिंग नार्गे एवं एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी कहाँ से थे, वो न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नार्गे कहाँ से, नेपाल से। सांड की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का, स्पेन देश का। ऐसे तो ये बहुत जगह होता है, डेनमार्क में भी होता है और बहुत सारे देशों में होता है, लेकिन यहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है स्पेन का। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा, गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको सिख गुरुओं के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। आप फर्स्ट आपको तो याद होगा, पहले कौन थे, गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे कौन हो गए, गुरु अमरदास, चौथे रामदास, पांचवे अर्जन देव, छठे सातवें आठवें गुरु हरराय, हरकिशन, हरगोविंद, और नौवें कौन से हो गए, गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो इसको याद रखने का तरीका ये तो आपको बहुत बार मैं बता चुका हूँ, 1 2 3 4 और 5। अमर 1 2 तो याद रहेगा ही, तीसरा याद रखिएगा अमरदास, रामदास, अर्जन देव, छठा में हरराय, हरकिशन और हरगोविंद है, तो इसमें रखिएगा हरगोविंद किशन, सॉरी हरराय, हरकिशन, एक सेकेंड, तो इसे कैसे याद रखिएगा, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, उसके बाद तेग बहादुर, फिर लास्ट हो गए गुरु गोविंद सिंह। तो छठा सातवां आठवां को गोविंद राय किशन याद रखिए, गोविंद राय किशन, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। बाकी तो आपको याद ही था, ये याद हो गया 2। चलते हैं नेक्स्ट पे। हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। किससे होता है, पानी के माध्यम से। जब दूषित जल हम लोग पीते हैं तो उससे हैजा होता है, जिसमें दस्त आता है, बहुत ज़्यादा शरीर से पानी निकल जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान पर निर्भर है। मतलब पंचायती राज मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि पंचायत को कहाँ से अनुदान मिलता है, केंद्र सरकार से। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार से मिलता है, राज्य सरकार से मिलता है, खुद से भी कुछ जमा करते हैं, लेकिन मेनली अगर केंद्र का कोई योजना रहेगा तो केंद्र सरकार से मिलेगा, राज्य का योजना रहेगा तो राज्य सरकार से मिलेगा। मुद्रास्फीति सिद्धांत
और आपको इसके बारे में तो थोड़ा सा पता ही होगा, पंचायती राज के बारे में। अभी कौन सी है ये, त्रिस्तरीय है, जिसे बलवंत राय मेहता समिति ने लाया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। मुद्रा की विनिमय दर क्या होती है कि मुद्रा, मतलब जैसे भारत का रुपया है तो उसका किसी और मुद्रा की अपेक्षा में जो वैल्यू है वो अगर गिर जाता है तो उसे मुद्रा का विनिमय बोला जाता है। तो ये क्या होता है मुद्रास्फीति सिद्धांत में, जब दाम बढ़ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, मुद्रा का वैल्यू घटते जा रहा है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते हैं। ये पहले हटाते हैं, एक बार थोड़ा गंदा लग रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। तो थोड़ा सा देखेंगे पशुपति कौन थे। मोहनजोदड़ो में इनसे रिलेटेड मुहर प्राप्त हुआ, जो कि भगवान शिव का ही मतलब माना गया है, वो भगवान शिव थे। और इसमें 3 मुख वाले पुरुष देवता दिखाया गया है, जिनके चारों ओर क्या था, गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ जैसे जानवर का चित्र बना हुआ था 3 मुख वाले भगवान के अगल बगल में, और ये एक शिव का रूप है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ सभी घरें कैसी बनी हुई थी, पक्की ईंटों की बनी हुई थी, सड़कें समकोण पे काटती थी, और नालियाँ बनी हुई थी प्रॉपर, घर में बाथरूम बना हुआ है और नालियाँ प्रॉपर बनी हुई थी और ढकी हुई थी, इसीलिए एक शहरी सभ्यता थी। कालाजार का रोग वाहक सिकटा मक्खी है। कौन सा, सिकटा मक्खी। नेक्स्ट है कालाजार में क्या होता है, हमारा अस्थि मज्जा प्लीहा ये सब प्रभावित होता है। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात, जो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, बंदरगाह था। प्रतिजैविक पेंसिलिन कवक से बनता है। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, किससे बनता है, पेंसिलिन कवक से बनता है, पेंसिलिनियन फंगाई, उससे ये बनता है। और ये क्या करता है, जीवाणुओं को हमारे शरीर में नष्ट करने का काम करता है, बैक्टीरिया को। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम है। कौन सा, कंपाइलर। ये क्या करता है, जैसे C++, जावा, ये सब जो वर्ड हो गया, इसको क्या करता है, कंपाइलर इसको चेंज करके मशीनीय भाषा में बदलता है, ताकि कंप्यूटर उसे अपने लैंग्वेज में समझ पाए। एक सेकेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, या पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशिया है। क्या है, चूना, सिलिका, एल्युमिनिया तथा मैग्नीशिया। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में, फिक्सर क्या होता है, फोटोग्राफी में क्या होता है कि आपका फोटो खींचने के बाद अगर सिल्वर का बढ़िया से उसमें लेयरिंग नहीं आ पा रहा है तो उसे सोडियम थायोसल्फेट से धोते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये अच्छे से प्रकाश संवेदी हो जाता है, ताकि ये फिर खराब ना हो फोटो। देखिएगा स्टूडियो वगैरह में पहले, अभी तो लोग जाते नहीं हैं, तो वो फोटो क्लिक करने के बाद उसको एक छोटा सा एक कमरा बना के रखते थे, जिसमें धो के फिर उसको ला के टांगते थे, यही करते थे। भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। किस पे, ईंधन तेल पर खर्च होता है, मतलब लगभग 80% के आसपास जो है वो पेट्रोलियम जो है बाहर से आयात किया जाता है भारत में, और लगभग 22% जो है आयात का 22% जो है पेट्रोलियम पे ही खर्च किया जाता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। कब, जब आयात निर्यात से अधिक हो। आयात मतलब क्या होता है, सामान मंगवाना विदेशों से, और निर्यात मतलब इधर से भेजना। तो उस समय क्या हो रहा है कि आयात हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब विदेशों में पैसा ज़्यादा जा रहा है, और निर्यात कम करें तो हमारे पास पैसा कम आ रहा है, तो उस समय हम घाटे की स्थिति में, तो उसे प्रतिकूल भुगतान संतुलन बोलते हैं। और अनुकूल कब होगा, जब हम ज़्यादा सामान भेजेंगे, मतलब निर्यात ज़्यादा होगा, आयात कम होगा, तो उस समय क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती है। क्या हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, डिकोड नहीं हो सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये तो ऊपर भी देखे थे हम लोग। जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता। और ये कब से कब तक था, सिंधु नगर सभ्यता 2500 से 1750, और ये था वैदिक सभ्यता कब से कब तक हो गया, 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे, अनेक्जिमेंडर थे, जो कि एक यूनानी थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम ये क्या बोलते हैं मानचित्र का निर्माण किया था, जिससे उन्होंने धरती को क्या बताया था, एक शंकु के, ये क्या बोलते हैं, शंक्वाकार टाइप का बताया था।
राजाओं के दैविक अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बलबन था। कौन था? बलबन था। राजत्व का सिद्धांत क्या था? मतलब वो बोलता था कि राजा जो है वो भगवान का एक रूप है जो कि दुनिया पे राज करने आया है। थोड़ा सा गयासुद्दीन बलबन के बारे में देखेंगे। इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। और किस वंश का था ये? गुलाम वंश का। इसने 1266 से 1287 ईस्वी तक राज किया था। कब से कब तक? 1266 से 1287 तक। और इसने रक्त और लौह की नीति लाई थी। कौन सी? रक्त और लौह की नीति। इसमें क्या किया जाता था कि दुश्मनों के साथ एकदम क्रूर व्यवहार करना। और इसने दो और भी नियम चलाए थे, सीधा और पैबोस। उसमें क्या होता है? सीधा में क्या होता है? घुटने टेक कर। और पैबोस मतलब पैर चूमना। ये क्या किया जाता था कि ये राजा को इज्जत देने के लिए, उसके सामने अपने आप को कम दिखाने के लिए ये उसने प्रथा शुरू किया था, सीधा और पैबोस का। न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित की थी। किसने स्थापित किया था न्याय की जंजीर? जहांगीर ने। कहाँ? आगरे के किले में। और जहांगीर का अगर शासनकाल देखेंगे तो 1605 से 1627। और ये कितने नंबर का मुगल बादशाह हो गया? चौथे नंबर का। पहला तो बाबर था, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा ये जहांगीर। और इसका पूरा नाम क्या था? नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम। क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसको कि सलीम चिश्ती के नाम पे इसका नाम रखा गया था। लेकिन जब इसने अपना शासन संभालना शुरू किया तो इसने अपना नाम जहांगीर के नाम से शुरू किया शासन। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। और अंत्योदय क्या है? गरीब से गरीब का भला, अंतिम तक का भला, वो हो गया अंत्योदय। जिसके कारण ही अभी बहुत सारी योजनाएं चलती है, जैसे कि चावल मिलना, गेहूं मिलना कम दामों पे, बीपीएल परिवार, वही अंत्योदय का विचार है। क्राइस्ट जुडास का जन्म बेबीलोन में हुआ था। ईसा मसीह का कहाँ हुआ था? बेबीलोन नहीं। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 6 से 4 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। कहाँ? बेथलम में हुआ था। बेथलम शहर में, जो कि कहाँ है? फिलिस्तीन के बेथलम शहर में, मतलब फिलिस्तीन में है बेथलम शहर। और इनके माता का नाम क्या था? मरियम। और पिता का नाम यूसुफ। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? 4 मिनट। ये बहुत बड़ा मैं आपको बता चुका हूँ। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। अगर 15 डिग्री देशांतर हम लोग पार कर लेते तो कितना हो जाता है? 1 घंटा का समय अंतर हो जाता है। इसी कारण से जब हमारा भारत जो है कितना डिग्री देशांतर पर है? 82.5 डिग्री देशांतर पर है, जिसके कारण ये 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच टाइम से। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।